मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको हाफ्स तथा लाख का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस पर अपन चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। हाफ्स तथा लाख का जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसको हम इसके मद्देनज़र मैं आपसे आपके सम्मुख हो रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि हाफ्स तथा लाख, वैसे तो दोनों ही विचारक ब्रिटेन से हैं, ब्रिटिश विचारक हैं तथा राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण सामाजिक समझौता को मानते हैं, समझते हैं। दोनों प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था होती है तथा यह भी प्रतिपादन करते हैं कि सरकार समझौते में भाग लेती है। दोनों के अनुसार राज्य का उद्देश्य शांति की स्थापना करना, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना एवं कानून के भंग करने वालों को दंड देना है। ये दोनों ही बता रहे हैं कि दोनों का ये कि राज्य है, उसका उद्देश्य, राज्य अस्तित्व में क्यों लाया जाता है, क्यों राज्य का निर्माण या स्थापना की जाती है। तो वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य है वो शांति की स्थापना, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और जो भी प्रचलित कानून है या जो शासन के नियम है, नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उनको दंड देना है। लोक का दर्शन भी हाफ्स की भांति व्यक्तिवाद पर आधारित है। उक्त समानताओं के बावजूद भी दोनों के सिद्धांतों में कुछ बुनियादी अंतर है, मतभेद हैं। और वो जो मतभेद हैं वो इस प्रकार से हैं, इसको हम एक एक करके लेंगे। मैं यहाँ आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। तो पहला है, हाफ्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, क्रूर, दुष्ट, हिंसक, भय, शक्ति तथा कीर्ति की भावना से प्रेरित होने वाला और पाशविक एवं बुरी प्रवृत्तियों की प्रधानता रखने वाला है। हाफ्स ने मनुष्य को स्वार्थी, क्रूर, दुष्ट, हिंसक, भय, शक्ति और यश, कीर्ति की भावना से प्रेरित होकर काम करने वाला और उसमें पशुओं की प्रवृत्तियां प्रधानता होती हैं, ये बताया। और लोक ने इसमें, लोक मनुष्य को अच्छी और मानवीय प्रवृत्तियों, अच्छी मानवीय प्रवृत्ति कौन सी होती हैं? प्रेम, दयालुता, सहयोग आदि की उदात्त भावनाओं से युक्त माना है। तो ये दोनों में मानव स्वभाव को लेकर ये बड़ा अंतर है, मतभेद है। दूसरा, हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक दशा सतत संघर्ष, युद्ध और विषमता की दशा है, व्यवस्था की दशा है।
इसमें किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव है। सब मनुष्य अपने लिए हिंसा और हत्या करना ठीक समझते हैं। तो हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या माना है? सतत संघर्ष और युद्ध, एक का सब के विरुद्ध सबका, एक के विरुद्ध या एक का दूसरे के विरुद्ध दूसरे का उसके प्रति, ये इस प्रकार का सबका सबके प्रति संघर्ष, वो भी सतत, कभी मिटता नहीं है। या फिर युद्ध आदि, ये तो उस अवस्था में किसी का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। और नैतिकता के कोई नियम, नैतिकता का सर्वथा अभाव होता प्राकृतिक अवस्था में। और हिंसा करना, दूसरे की हत्या करना, वो सब इसमें मान्य है। अपने स्वयं के लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसको खुली छूट है, ये हाब्स ने बताया। जबकि लाक के अनुसार, लाक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था माना है, बताया है। लोक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की कल्पना की है। लोग के हाब्स से बिल्कुल उल्टा ये कह रहे हैं कि वो तो इतना स्वर्णिम युग था, अवस्था थी कि उसमें व्यक्तियों को 3 बड़े प्राकृतिक अधिकार भी मिले हुए थे, जिन पर आज ये सारा लोकतंत्र और मानव अधिकार सब टिके हुए हैं। और वो हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त था। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिलता है। तीसरा, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। हाब्स तो ये कहता है कि जो सतत संघर्ष और किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है, और इस प्रकार की जो अराजकता है उसको समाप्त करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था। अतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य के निर्माण का निश्चय किया गया। तो लोग साहब कहते हैं कि 3 कहना चाहिए, कानून की व्याख्या करने वाली, और एक तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो आज सरकार के 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों की एक प्रकार से हम कमी उस अवस्था में बता सकते हैं। कानून बनाने वाली नहीं थी, लागू करने वाली नहीं थी, और सही ढंग से लागू कौन उसका पालन कर रहा नहीं कर रहा है, तो निर्णय करने वाली न्यायपालिका नहीं थी। तो ये असुविधा थी। इस असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य नाम की संस्था को लाना पड़ा, उसका निर्माण स्थापित करना पड़ा। अगला, हाब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया। लोक के अनुसार 2 समझौते किए गए। हाब्स कहता है कि एक ही समझौता हुआ है, उस समझौते से शासक अलग है, सरकार, राज्य सरकार अलग है। जबकि लोक वाले समझौते में, जो सामाजिक समझौता उसमें 2 हैं, एक तो सामाजिक, दूसरा राजनीतिक। हालांकि कुछ लोग लोक के समझौते सिद्धांत पर भी संशय प्रकट करते हैं कि एक ही हुआ, पर यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं। हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। लॉक ने सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र, हाब्स ने
निरंकुश राजतंत्र, वो एब्सोल्यूट मोनार्की, जो लेवियाथन है वो निरंकुशता का समर्थन करता प्रतीक है, जबकि लोक ने एक सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है कि वो निरंकुश नहीं होगा, उस पर भी कई प्रकार के नियम या कुछ मर्यादाएं हैं जिनका उसको पालन करना है। तो यहाँ पर ये सीमित है, सीमित राजतंत्र, वहाँ पर निरंकुश है हाब्स। अगला, हाब्स प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं देता। इसके विपरीत लोक शासक की शक्तियों को सीमित मानता है। उसके अनुसार बहुसंख्यक प्रजा को राज सत्ता के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार है। हाब्स है वो अपने शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार जनता को नहीं देता है, जबकि लोक है उसका शासक सरकार यदि जनता के हितों के अनुसार नहीं चलती है, कल्याणकारी नहीं है, तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का और उसको पद से हटाने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों विचारकों में ये मूलभूत अंतर देखने को, मतभेद देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम उपसंहार के रूप में प्रोफेसर लास्की के ने जो लिखा है, के जो विचार हैं उनको यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। तो लास्की ने लिखा है कि जहाँ हाब्स और लोक के विचारों में मतभेद है, वहाँ भावी पीढ़ियों ने लोक के विचारों को ग्रहण किया है। अधिकांश आधुनिक राज्यों के संविधान हाब्स के नहीं अपितु लोक के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो ये लास्की साहब ने भी जो लॉक के विचार हैं उनके आधार पर जो संविधान हैं, लोगों के प्रजातांत्रिक मूल्य हैं और हैं, सारा सब ये लॉक का इसमें बहुत बड़ा योगदान बताया है, उतना हाब्स का नहीं बताया। तो इस प्रकार से आपने ये ध्यानपूर्वक सुना और यहीं पर अब मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।